बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओन अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं PMLN से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहब ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मामला जो हैं वो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये EVM के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस पर भी आएंगे, अफगानिस्तान के इशू पे आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 7 मुल्कों में एक ट्रेंड चलाया गया पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने के लिए, और उसके ऊपर इंडियंस ने बहुत काम किया। इंडियन अकाउंट्स हैं, उसमें जो अकाउंट्स हैं वो अफगान अकाउंट्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो अफगानिस्तान में होने वाली हर चीज़ पे पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। यानी छोड़कर उनको अमेरिका जा रहा है, मार उनको अमेरिका की वजह से पड़ रही है, अमेरिका उनको अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार पाकिस्तान है। और हैरत की बात मैं आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान के जितने बॉर्डर हैं इनके साथ 6 मुल्क लगते हैं। 6 मुल्क, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। बाकी 5 मुल्कों के बॉर्डर्स हर तरफ से तालिबान ने कब्जा कर लिए हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके बॉर्डर्स पे अभी तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को करार दिया जाता है। तालिबान का साथी जो है वो अफगान हुकूमत पाकिस्तान को कहती है। यानी अच्छे हम साथी हैं कि अपने बॉर्डर पे कब्जा नहीं करवा पाए, और दूर दराज के 5 मुल्कों के बॉर्डरों पे पाकिस्तान ने कब्जा करवा दिया। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की ईमा के ऊपर। नहीं, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को हर तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी अबू धाबी डायलॉग की सरबराही पाकिस्तान को 2 साल के लिए मिली है। ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी हो सकती है। 2008 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया ने इसमें भी बहुत मुखालफत की है। अभी हाल ही में जो इंडिया की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया गया, उसमें इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान को आने नहीं दिया। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने NGOs को बुला लिया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और सब ने मिलकर वहाँ पे खास तौर पे इंडिया ने और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बुराइयां की, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए, और बाद में डिमांड भी पाकिस्तान से की कि पाकिस्तान ये मसला हल करके दे। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे, पाकिस्तान ये मसला हमें हल करके दे। बाद में डिमांड भी पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत भी मानते हैं। 11 अगस्त से दोहा के अंदर जो सीरियस मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये 4 मुल्क इसमें शामिल हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अहम तरीन पेशरफ जो है वो होने के इम्कानात हैं इन मुज़ाकरात में। और उसके बाद जो अफगान वफूद हैं वो पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे फाइनल टॉक्स हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये है इंटरनेशनल सिनेरियो, उस पर हम बात करेंगे दूसरी ब्रेक में। लेकिन पहली ब्रेक में एक लोकल इशू है, वो ये है कि PMLN को अब ऐसा दोबारा लगता है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाए। सैटेलाइट टाउन का एक केस खुला है जहां पे मुबैना तौर पे गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की गई हैं प्लाटों की। कुछ ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, बलीगुर रहमान साहब का भी नाम है और शहबाज शरीफ साहब का नाम है, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के हवाले से। अब नून लीग ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए तो नैब का घेराव कर लेंगे, नैब के दफ्तर को घेर लेंगे, और नैब को जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी उस वक्त, जैसे मरियम नवाज ने जब किया था। FIA का ऑफिस, सॉरी नैब का नहीं, FIA का ऑफिस, क्योंकि नैब पे तो मरियम नवाज साहब और उनके लोग गए थे जब पथराव हुआ था और अटैक हुआ था, और फिर दोनों तरफ से पुलिस ने बाद में गिरफ्तारियां भी की थी। लेकिन FIA के दफ्तर को घेरने की एक धमकी PMLN की जानिब से दी गई है। सबसे पहले मैं PMLN से जानना चाहता हूँ, अली परवेज़ मलिक साहब, कि आप लोगों को क्यों लगता है कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मियां, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये जो अब नया केस जो नैब की तरफ से सामने आया है शहबाज शरीफ साहब को डराने धमकाने के लिए, ये तो मेरे ख़्याल से अब सबके सामने अयां हो चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया के फ़ैसलों के अंदर देखते हुए कि किस तरह से इस रियासत के इदारों को आज की हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करती है अपने सियासी मुखालफिन को इस ज़ुबान बंदी के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, ये FIA को इस दफ़ा आगे लें, पहले नैब को लेके आते थे। राना सनाउल्लाह साहब के केस के अंदर उन्होंने ANF को आगे ला के अपने मुखालफिन पे हीरोइन तक तो डाल ली है। गुजारिश इस तरह से है कि जब आपके शहबाज शरीफ साहब या हमारी साइड से जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है वो पूरे अंदाज के अंदर आपकी तफ्तीश के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये दोहरा मेयार
ऑपोजिशन के लोगों के लिए आगे क्यों आता है कि आप तफ्तीश करने के लिए उनको पहले अरेस्ट कर लेते हैं और चार्जशीट उनके ऊपर बाद में करते हैं? क्या हमने ये रवैया पहले नहीं देखा शहबाज शरीफ साहब के साथ होते हुए? उनकी 3 साल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन होने की जो टर्म है, आधी से ज़्यादा वो जेल में काट चुके हुए हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन इन पंजाब असेंबली है, उनकी 3 साल के अंदर से 2 साल वो कैद काट चुके हैं। और उसके बाद जो फैसले सामने आ रहे हैं, मुझे बताएं आप, शहबाज साहब का, हमजा साहब का, एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं किस किस की तरफ इशारा करूं? जो गुजारिश इनसे ये है कि अपनी तसल्ली करके प्रॉपर तफ्तीश कर लें। उसके बाद जब इनके पास कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जब जिसके ऊपर ये समझते हो कि किसी को एप्रीहेंड करना चाहिए, तो यकीनन जिसने भी इस मुल्क के पैसे का ज़िया किया है या यहाँ पे अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है, उसको बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पर सिर्फ इसलिए कि इनकी सियासी मुखालफत के अंदर वो लोग आगे आते हैं, हर जगह इनकी नालायकी को एक्सपोज करते हैं, ये रियासत के आगे इदारों को इस तरह से झोंक दें नफरत की आग में, ये तो काबिल कबूल नहीं है ना। हमने 3 साल बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर यही तरीक़ेकार ये अडॉप्ट करेंगे तो हम बिल्कुल इसको प्रोटेस्ट भी करेंगे, एजिटेट भी करेंगे, जो हमारा राइट है। और अब्बास साहब, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, पहले मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़े गए, उनको लगता है कि अब वो दोबारा गिरफ्तार होने वाले हैं, उनको पहले से वाइब्स आ रही हैं, और उन्होंने धमकाया भी है कि अगर आपने पकड़ा तो FIA को घेरे में ले लेंगे हम और उसका मुहासरा हम कर लेंगे। तो ये बड़ा सीरियस है। ये ऐसा नहीं है एक बंदे को आप बार बार गिरफ्तार करते हैं, फिर वो छूट जाता है, जमानत हो जाती है, कुछ साबित हो नहीं रहा, रिकवर भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच खान साहब। खान साहब, वैसे ना आजकल स्पोक्स पर्सन बनना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अभी तक शहबाज शरीफ के पहले 2 केस की फिगर याद कर रहा था और आगे केस आ गया कि पहले रट्टा मारा कि वो उनके अकाउंट में जो 7.2 अरब आए थे, 225 टीटियाँ आई थी। अभी तक मैं वो फिगर्स याद कर रहा था। नया केस आ गया कि वो 14 चपड़ासी के अकाउंट में 25 अरब रुपया, जो कि शुगर मिल के इनके मुलाजमी, उनके अकाउंट में जो पैसे आए थे, अभी वो फिगर याद कर रहा था। ऊपर से ये 2 केस आ गए। आपने एक केस का हवाला दिया, मैं थोड़ा सा ना पहले नाजरीन को थोड़ा सा याद करा दूँ ये केस है क्या, उसके बाद मलिक साहब का शायद सवाल का जवाब ईजी हो जाए। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने करप्शन केस हैं, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, जब जब करप्शन के केस निकलेंगे, शहबाज शरीफ साहब को उस केस में बुलाया जाएगा, अकाउंटेबल किया जाएगा। जिस पर्टिकुलर केस की बात ये जो स्पोक्स पर्सन नून लीग के कर रहे थे, ये 2 केसेस हैं। पहला केस वो है जो सैटेलाइट टाउन बहावलपुर का है। इसमें 41 कनाल जमीन एक चौधरी आतिफ अजीज नामी शख्स के नाम के ऊपर ट्रांसफर की गई और क्लेम यह था कि ये 1947 में पाकिस्तान जब हिजरत करके आए थे तो इनको इनकी जमीन का हिस्सा नहीं दिया गया था और प्रिज्यूमेबली ये जमीन जो है चौधरी आतिफ अजीज वहां पे जो एक मिनिस्टर है, ये उनके नाम पे बेनामी एक अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर की गई और इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल नहीं। और ये जो 41 कनाल जमीन है, ये शहर सिटी बहावलपुर सिटी की जमीन है और इसके ऊपर महकमा सेहत, महकमा बहबूद आबादी और डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स बनी है जो कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, वो एक शख्स के नाम ट्रांसफर कर दी गई 2013 और 2018 की हुकूमत के दरमियान। ये पहला केस। और दूसरा केस वो ये है, वो नैब मुल्तान ने इनको भेजा है कि लाल सोहारा नेशनल पार्क बना था 1972 में, वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनको उस वक्त उनकी जमीन दे दी गई। लेकिन 2013 में बलीगुर रहमान साहब जो कि इनके मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने केस मूव कराया सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि वहां पे 144 लोग हैं जो उनका हिस्सा नहीं दिया गया। वो फर्जी नाम 144 लोगों के नाम 14,400 कनाल जमीन चोलिस्तान में उनके नाम अलॉट की गई और उसकी अप्रूवल के लिए जो पूरा क्राइटेरिया था वो ये था कि यहां से केस मूव किया SMBR को। SMBR ने केस भेजा राना सनाउल्लाह साहब जो कि कैबिनेट शायद उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने कैबिनेट को नहीं भेजा और शहबाज शरीफ साहब से अप्रूवल लेके उन लोगों के नाम ट्रांसफर कर दी। और सोने पे सुहागा ये है कि उस जमीन, क्योंकि वो सारी की सारी गैर आबाद जमीन थी, सरकारी खर्चे से वहां पे मोगे बनाए गए। पूरी वो 14,400 कनाल, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1,000 मुरबा जमीन बनेगी, कम बेश 800 मुरबे जमीन बनती है। सरकारी खर्चे पे मोगे बनाए गए और उस मोगों में बाकायदा उनको पक्का किया गया और वो जो हमारी जो नहर है CDA की, चौलिस्तान की जो नहर है, उसमें से पानी देके उसको आबाद किया गया। तो इस सिलसिले में नैब ने उनको लेटर भेजा कि हजूर ये बताइए आपने किस सिलसिले में ये बहावलपुर सैटेलाइट टाउन में और चौलिस्तान में 14,400 कनाल जमीन लोगों को ट्रांसफर की। अब अगर इनसे सवाल पूछा जाए
कि हजूर ये जो राजा इंदर आप बने हुए थे अपने दौरे हुकूमत में कि भाई ऊपर प्राइम मिनिस्टर था और आप नीचे सीएम थे और आपसे पूछने वाला कोई नहीं था और हजारों कनाल जमीन पाकिस्तान की हुकूमत की आप लोगों में बांट रहे थे और मजे की बात आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे थे। यानी एक तो पता हो ना कि वो शख्स मतलब जिसका बनता है उसको राइट दिया गया हो, अनडिफाइंड लोगों के नाम के ऊपर लोगों की जमीन को चढ़ा दी गई। नहीं आप लोग एक मिनट आपके इदारे क्या ये साबित कर चुके हैं कि जिन बंदों को ये जमीन मिली है वो बंदे वो नहीं है जो हकदार थे? मजे की बात ये फेक बंदों को, भूत बंदों को ये मिली। लेटर क्या है खान साहब, सिर्फ लेटर क्या है कि हजूर ये 144 लोग हैं, आप जरा डिफाइन कर सकते हैं ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया, ये लोग कौन है? और दूसरा ये जो 41 कनाल जमीन बहावलपुर शहर में आपने एक शख्स के नाम की है 1947 के क्लेम के हवाले से, इसमें आपने प्रोसीजर फॉलो कर दिया और शेख डमी है, ये जो शख्स है चौधरी आतिफ वजीर एक डमी शख्स है, ये गलत है। तो ये सवाल पूछना गलत है। अगर सवाल पूछने के ऊपर इनकी धमकी आती है कि हमसे कोई सवाल ना पूछे, यानी मजे की बात है इनसे पूछा जाए कि ये मोबाइल कहां से लिया है तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। अगर इनसे पूछा जाए हजूर आपके पास गाड़ी कहां से, आपने बता दिया कि एक्चुअली केस क्या है, कमाल हो गया। आपने बता दिया कि एक्चुअली केस क्या है, आपने पूछा केस क्या है। शैलरदा साहब ये तो शिकवे आप भी करते रहे हैं कि बादशाहों वाला तरीकाकार जो है वो तख्ते रावण से आता था, ये आप लोग बार बार कहते रहे हैं कि जिसको दिल किया नवाज दिया। तो थोड़े दिन पहले आप लोगों ने यह भी शिकवा किया कि आप लोगों के लिए कानून कुछ और है और कुछ और लोगों के लिए कानून कुछ और है। तो नून लीग का पहले से ये प्रीएम्प्ट कर लेना कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को एक और केस में। केस आपने सुन लिया कि वो कुछ क्लेम था 1947 का, वो इन्होंने अब चंद साल पहले जो है वो लोगों को जमीनें दी, लेकिन वो लोग फेक थे बकौल इदारों के, और अभी तहकीकात चल रही हैं। तो आपके ख्याल में तहकीकात रोक देनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी नाजायज होगी या ज्यादती सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ होती है, क्या कहेंगी आप? अच्छा, मैं पहले तो ये कहूंगी कि देखिए हम एहतसाब से नहीं घबराते और मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स एहतसाब से घबराना नहीं चाहिए। असल बात यह है कि इससे पहले भी एक आशियाना स्कैंडल हुआ, बड़ी बातें हुई, बड़ा मसला हुआ, बड़ी गिरफ्तारियां हुई, नतीजा कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप समझते हैं तो आप पहले पूरी आप जो है जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही होता है कि आप पहले पूरे जो मामलात हैं उनको देखें, तमाम चीज़ें जमा करें, उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाए तो आप गिरफ्तार कर लें। यहाँ पे ये होता है कि स्पीकर साहब सिंध असेंबली के जिनको अगले दिन कराची आना ही है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके लाए जाते, फिर उनके घर में घुस के सारे मर्द निकाल के नौकर तक निकाल के 7 घंटे तक खवातीन नहीं, आप लोगों के साथ तो बहुत ज्यादती सबूत होती ढूंढने जाते हैं। तो आपके साथ तो होती है, लेकिन अगर कोई जवाब ही ना दे, इदारे अगर सवाल करें बार बार और जवाब आए ना, देन व्हाट? मेरा ये कहना है आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर आपने तमाम आपके पास सबूत इकट्ठे हो गए हैं जिससे आप समझते हैं कि आप फ़ौरन चार्ज जो है वो रेफरेंस दाखिल कर देंगे और ये इतने सबूत हैं कि इनके लिए इंतहाई गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो जो कोर्ट ऑर्डर हैं आप उन्हें फॉलो करें। अब बाकी बात यह है कि जब ये पूरा सुना रहे थे तो मुझे रिंग रोड याद आ रहा था कि पिसवाल जिगजैग क्या हुआ, फिर अटक लूप में क्या मसाइल है, फिर नोवा सिटी कानून में प्रोविजन है तो वो गिरफ्तार करते हैं ना। अगर आप कानून में ये प्रोविजन अपने दौरे हुकूमत में खत्म कर देते तो कोई गिरफ्तारी ना होता। आप लोगों के पास 5 साल हुकूमत आई, 5 साल नून लीग के पास आई, आप लोगों ने ये प्रोविजन खत्म ही नहीं की कानून में से गिरफ्तारी की। हाँ, कोर्ट ऑर्डर है ये कि इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए। हमारी बड़ी मजबूरी थी, हम 126 लोग थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, हम नहीं कर सके, हमारे साथ जमातें राज़ी नहीं हुई। और असल बात यह है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि नवा सिटी में मुझे बड़ी हैरानी नज़र आती है जब ग़ुलाम सरवर साहब जो हैं उनका भतीजा और बेटा जो MNA है उनके नाम आते हैं। अब तो शेख रशीद साहब का भी नाम आ गया और ये इत्तला मिली है कि इमरान साहब को जब सुनाई गई ये बातें तो उन्होंने गर्दन जो है वो कुर्सी की पुश्त पे लगा के बड़ी ठंडी ठंडी सांसें लीं। तो ये एहतसाब सबके लिए करें ना, ये आना चाहिए इस वक्त जो सारा सब कुछ है। रिंग रोड का भी स्कैंडल अच्छा लगेगा कि बिल्कुल एक बैलेंस एहतसाब चल रहा हो, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें तो छोटी छोटी बातों पे आप FIA, कभी नैब भेज रही है,
कभी गवर्निंग बोर्ड के आप मेंबर हैं तो उस ज़माने में ये डिसीजन हुआ, इस पे नैब बुला लेगी 33 सवाल भेज के। तो कभी FIA ने अब भेजा हुआ है कि एक डेरोगेटरी स्पीच आपको 17 जून 12:30 बजे वीडियो भेजी गई, आपने उसे लाइक किया, आ जाइए नैब, आ जाइए FIA में। तो भाई क्या हुकूमत के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है? तो रिंग रोड पे भी जरा इसी तरह दिखाएं। जी मोहन साहब, क्यों जी रिंग रोड पे क्यों नहीं? एक छोटी सी रिस्पॉन्ड कर दूं सर। उधर आपने क्या किया सवाए ब्यूरोक्रेट्स को तंग करने के? तो जी मैडम ने जो कहा ना रिंग रोड पे, तो मैं क्लियर कर दूं कि पहली बात रिंग रोड बना नहीं है और वो पसवाल, जिगजैग और अटक लूप वहां पे पब्लिक फंड्स अब खर्च नहीं हो रहे और ऐसा कोई वो नहीं हो रहा। और ये हमारी गवर्नमेंट ने जिसने पॉइंट आउट किया और लोगों को गिरफ्तारी किया और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग चल रही है। सो नंबर 1 ये आपने नहीं बताया था, हमने खुद इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन खान साहब मेन पॉइंट ये है कि अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो वापसी पे जवाब ना आए तो गिरफ्तारी के अलावा, अभी मैडम ने जो कहा, मैं सिर्फ एक थोड़ा पॉइंट बता दूं, आज से तकरीबन 1 माह पहले नैब ने जरदारी साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि हजूर आप 2018 में जो आपने अपने इलेक्शन के वो फिल किए थे उसमें शायद आप भूल गए कि 2007 में आपका मैनहट्टन में एक कॉन्डो है, यानी कि टॉप लेवल पे एक बहुत बड़ा फ्लैट है जो आप लिखना भूल गए और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि वो आपकी मलकियत है। तो उन्होंने कहा मैं सोच के बताता हूं। और 1 हफ्ते के बाद या 20 दिन के बाद उन्होंने लेटर लिखा कि ये जब मेरे नाम हुआ था उस वक्त मैं सरकारी अपना किसी भी ओहदे पे नहीं था। अब इस सवाल का जवाब ये बनता नहीं है। सवाल ये कि आपने लिया कैसे और जराए कहां से है। सर अगर ये जवाब नहीं देंगे और कल को नैब इनको अरेस्ट करते तो फिर गिला नहीं बनता। जवाब इन्हें कैसे सवाल पूछा जाता है। सो अगर मैं आपको बता देता मैडम, वो 2007 में जरदारी साहब के नाम था और तकरीबन आज इसको 14 साल हो गए, किसी डॉक्यूमेंट में वो लिखना भूल गए कि उनका मैनहट्टन में तकरीबन 60 से 62 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट है। शायद वो भूल गए हों, मतलब मेरे पास तो शायद 6 करोड़ की जायदाद हो जिसको मैं भूल सकूं, वो 60 करोड़ की जायदाद लिखना ही भूल गए। अगर ऐसे जवाब नहीं आएंगे तो एंड पे गिरफ्तारी होंगी तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। आप सवाल पूछते हैं, आप जवाब दें, अगर आप सेटिस्फाइड खत्म, लेकिन अब सवाल ही देंगे और अब छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल तो पार्टी फंडिंग केस में भी पूछे गए ना। पार्टी 40,000 लोगों के नाम बताएं आपको जिन लोगों ने पैसे दिए, 40,000 लोगों के एक $10 केस में भी पूछे जाएंगे। जिसने $10 दिया उसका नाम भी आपको बताया है। इससे ज्यादा क्या सफाई दे सकते हैं हम? आपको एक आने की सफाई का हिसाब का रिकॉर्ड दे चुके हैं। आपसे जायदादों के हिसाब पूछे आप ना दे और आपसे आपको अरेस्ट ना किया जाए, ऐसा कम से कम इस गवर्नमेंट में नहीं होगा। हमने भी लोगों को जाके मुंह दिखाया। अच्छा अली परवेज मलिक साहब, आपको ये क्यों लगता है कि शहबाज शरीफ केस में गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए उनका क्लेम ये है, अली परवेज मलिक साहब के बाद जानने देना 1 मिनट। इमरान उनका क्लेम ये है अली मलिक साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि सादी बात कर रही है गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे लोगों को जमीन दे दी जिनका क्लेम बनता ही नहीं था, वो फेक लोग थे और जो कानूनी तरीकाकार है उसको अडॉप्ट ही नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने मुबैना तौर पे बाईपास किया सबको और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो उनके पास नहीं था उन्होंने दे दी जमीन ऐसे लोगों को जिनकी वो जमीन बनती भी नहीं थी। अब इस पे सवाल उठाए। इमरान भाई, मुझे आपसे गुजारिश ये करनी है कि इस मीडिया सर्कस का कोई फ़ायदा है सवाए इस चीज़ के कि मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि जो सेनेटर साहब को, इमरान खान साहब को शायद प्रोसिक्यूटर जनरल लगाना चाहिए था, उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि माशाल्लाह इनको दुनिया के हर केस के बारे में हर डिटेल तो इनके पास मौजूद है। गुजारिश ये है कि अगर ये इतना ही ओपन एंड शट केस है तो आपको तो किसी बंदे को अरेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रेफरेंस फाइल करें, ट्रायल को कंडक्ट करवाएं और अगले को सजा दिलवाएं ताकि ना सिर्फ वो जेल में जाए, उसकी मेंबरशिप से भी, असेंबली से वो फारिग हो। मुझे बताएं, मगर इनसे 1 सेकंड को ये पूछ सकता है कि पिछले 3 साल के अंदर तुमने दर्जनों के हिसाब से रेफरेंस फाइल किए, किसी एक के अंदर कनेक्शन आई है? यहां पे बैठ के टीवी के ऊपर आके लोगों की पगड़ियां उछालते रहो, इदारों को इस्तेमाल करते रहो, नफरतें बोते रहो। क्या ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा जो हमने पिछले 3 साल के अंदर देखा है? कोई खुदा का खौफ करें, रियासत के इदारों को रियासत के इदारे रहने दें, पीटीआई के इदारे मत बने। मैं तो इतनी गुजारिश कर रहा हूं। जी अनुवाद साहब, मतलब अगर ये समझते हैं कि किसी को जमानत मिलने से वो बरी उल्ज़म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं थोड़ा सा बता दूं, आखिरी जो केस में जमानत हुई थी ना, जिनकी जो आपने क्या मिलने से भी केस खत्म नहीं होता।
और मैंने कहा ट्रायल करवाएं और सजाएं दिलवाएं। मैंने तो ये कहा 3 साल में कितनों को सजाएं मिली हैं। मैं आपको ये बता, यही तो कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब का जो आखिरी टीटी का केस था उसमें 100 एक सेकंड मैं मैडम एक बताता हूं, आखिरी जो केस जिसमें उनको जमानत हुई थी 110 के करीब उसमें टोटल एविडेंस होने हैं, 110 लोगों ने गवाहों ने एविडेंस देना है। अब उसको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा। अदालत ने कहा है इनको गिरफ्तार रखना जरूरी नहीं, ये बाहर घूम फिर सकते हैं, लेकिन हर पेशी पे वो आएंगे जरूर। और मैं आपको बता दूं, वो जो टीटी आई है ना नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में, अपना हमजा शहबाज के अकाउंट में, सलमान शहबाज के अकाउंट में, उन तमाम की जो डिटेल आई वो जा नहीं सकते। क्यों अरेस्ट करना है? रेफरेंसेस इंक्लूड करें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है अदालतों को मजबूत करें, पैसे अकाउंटों में आए। और ये जवाब तो मैंने खुद रिपोर्ट किया है कि शरीफ फैमिली ने, शहबाज शरीफ साहब ने और हमजा शहबाज साहब ने कहा हमें पता ही नहीं चला हमारे अकाउंटों में कहां से आ गए। ये दोनों ने यही कहा है। और देखें होता क्या है, अभी शैला पर भी ये पूछ रही थी कि ये बात क्यों बाहर निकलती है। इन इदारों की अपनी जुबान नहीं होती। होता यह कि जब पॉलिटिकल लोग इनके अंदर पेशी में जाते हैं तो बाहर निकल के इनको गाली देते हैं, इन इदारों के ऊपर बैशिंग करते हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं और ये कहते हैं कि ये 2 नंबर हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं, उन इदारों को टारगेट करते हैं पॉलिटिकल लोग। आम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिजनेसमैन नहीं कर सकता, कोई आम आदमी पकड़ा जाए वो नहीं कर सकता। सियासी लोग ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कैमरा को, मीडिया की ताकत को, अपने फेम को, इदारों को दबाने के लिए। तो फिर हमारे जैसे सहाफी इदारों से रब्ता करते हैं कि बताएं जी ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर वो इदारे हमें सोर्सेज को ये खबर देते हैं कि जनाब हमने इनसे ये पूछा था, इन्होंने हमें ये बताया। यहां से ये खबर बाहर निकलती है, इस तरह हमें पता चलता है। अगर आप इदारों के ऊपर टारगेट ना करें तो पूरी दुनिया की तरह आप खामोशी से अपना केस पेश करें, इदारे खबर भी बाहर नहीं निकालेंगे। मैं आपको थोड़ी कह रही हूं, आपके तो इनको भी हमसे पता चलता है ना मैडम। लेकिन ये जवाब पीटीआई वालों को खबर कहां से मिलती है? हमसे मिलती है, हम खबर देते हैं, इनको पता चल जाता है। अच्छा चले, आपने उनको डिफेंड कर लिया कि उनको आप खबर देते हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूं। देखिए, स्टे लेने से भी केस खत्म नहीं होता। जी फरमाइए। आपको चाहिए कि वजीर आजम साहब को, रियासत मदीना के दाई हैं, अपना दामन साफ करें। इतना प्रोलॉन्ग कर दिया उन्होंने पार्टी फंडिंग केस, इतना प्रोलॉन्ग। जो चीज़ें अकबर एस बाबर मांगते हैं उनको प्रोवाइड करें और कहें देखें मैंने अपने घर से शुरू किया था और ये देखें। फिर दूसरी बात, अयाज सादिक साहब को कहते थे कि स्टे ले लेता है और अपना हल्का खोलने नहीं देता। तो इमरान साहब आप भी अपना हल्का खोलने दें, इधर भी आप कर्म करें। और दूसरी बात यह कि जरदारी साहब तो आज तक ये भी नहीं करा सके कि सिंध में उनकी पेशी हो। क्या परेशानी है? क्या कौन सी जगह पे पेट में दर्द है, सर में दर्द है? खड़े हैं ना वो तो। जिस दिन आपने गिरफ्तार किया था उन्होंने अपना पासपोर्ट भी सबमिट कर दिया था कि ये लीजिए मैं कहीं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। तो जी कीजिए, आप जितने मुकदमे कायम करने हैं, सवाल पूछिए, लेकिन जो आप पर है रियासत मदीना का तरीका यह है कि अपने घर से आप कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। पिसवाल ज़िगज़ैग में आपको खरीदना था, आपने नहीं खरीदा और अटक लूप पे आपने धड़ाधड़ चीज़ें खरीदी। मैंने इस केस को पूरे डिटेल में पढ़ा है और ये आपने नहीं, GTV ने इसको वो किया था। हाँ जो है मैंने भी पढ़ा है, मैंने ब्रेक किया था ये मुझे याद है अच्छी तरह। आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ा है, मैं पढ़ती रहती हूँ कि कब जरूरत पड़ जाए। मैं रटी रटाई चीजें अपनी पार्टी से नहीं लेती, मैं अपने डिस्कशन ग्रुप में भी बहुत कम जाती हूँ। अब 7 बजे से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरे सामने इदारा शुमारियात की बार बार रिपोर्ट चल रही है कि माशाल्लाह कितना ट्रेड डेफिसिट है, माशाल्लाह से एक्सपोर्ट कितनी है, माशाल्लाह से इंपोर्ट क्या है। ये सारा ही आपकी कारकर्दगी चल रही है। मुझे क्या जरूरत है क्या आपकी बातें सुनूं कि सब कुछ अच्छा है? मैडम मैं कोई मजाहिया प्रोग्राम में थोड़ी बैठी हूं। इतनी सारी फिगर्स अभी इतनी सारी फिगर्स पढ़ ली। अगर मैडम ये बता दें कि जरदारी साहब का मैनहट्टन में फ्लैट है या नहीं है, और अगर है तो उन्होंने लिखा क्यों नहीं है? एक मिनट रुके जरा, मुझे अफगानिस्तान पे बात करनी है। देखिए हम रोजाना आ जाते हैं यहाँ पे और पॉलिटिकल बातचीत करते हैं, उसका हासिल मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। दे लें आप, फिर मैं ब्रेक लूंगा। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। जरदारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका वकील भी यहाँ मौजूद है, वो जमा कराएगा। मैं जो है ना, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं जो लोगों की जायदाद जो है उसका दिफा करती फिरूं। वो अपनी जायदाद का खुद जवाब देंगे, वो अपनी जायदाद का खुद जवाब देंगे। जाते हैं वो हर पेशी पे, जबरदस्त तकलीफ के बावजूद जाते हैं। मैं समझ गया, जबरदस्त जवाब है जी। एवरी पॉलिटिशियन, सबको ये करना होगा, सबको ये करना होगा। अप्रिशिएटेबल है। देखें ओन अब्बास साहब, आपको कहना पड़ेगा कि ये जबरदस्त स्टेटमेंट है। आज के बाद ना कोई भुट्टो खानदान की जायदाद को डिफेंड करे पीपल्स पार्टी वाला,
ना इमरान खान की जायदाद को डिफेंड करे पीटीआई वाला, और ना पीएमएलएन की किसी जायदाद को या उनके जाती कारोबार के केसेस को डिफेंड करे पीएमएलएन वाला। मेरे ख्याल में काम ही सीधा हो जाएगा। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं पार्टी लेके पीछे पहुंच जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि मेरे लीडर से सवाल पूछा गया, करप्शन का एक सवाल। ये जाती वाला। अफगानिस्तान पे आते हैं ब्रेक के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई पाकिस्तान में चलती रहती है, ला हासिल गुफ्तगू है, निकलता भी कुछ नहीं। तो जो इशू है इस खित्ते का, उस पर बात करते हैं, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं पहले शुरू कर देता हूं, ओनबाज साहब आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर हम जा रहे हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। अभी पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन पाकिस्तान का एक ट्रेंड है जो बहुत सारे मुल्क के अंदर से चलाया जा रहा है। इसको इंडियंस और अफगानी चला रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर रहते हुए, और पीटीएम के लोग भी चला रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले भी चला रहे हैं। और लगातार ये ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में खून रेजी का जिम्मेदार है। सारी तबाही जो आई है वो पाकिस्तान की वजह से आई है, लिहाजा पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दो। यानी वेस्ट अपने किए कराए का मुद्दा पाकिस्तान पे डाल रहा है। खान साहब, इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ और भी है, लेकिन वो मैं अपने कमेंट के एंड पे करूंगा ताकि वो मलिक साहब इस बात पे गुस्सा ना कर जाएं। जब पिछले साल फरवरी 2020 में अमेरिका ने ये सेटलमेंट की थी, उसी वक्त इन्होंने गलती की थी। जी मैं आपको एंड पे बता दूंगा, ये ना शुरू में फिर कोई चीज़ और डिफरेंट लाइन ना ले लूँ मैं। इन्होंने जब शुरू में सेटलमेंट की थी वो बड़ी डिफरेंट किस्म की, अमेरिका ने जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट भी की थी, उसमें 4 चीजें क्लॉज सेटलमेंट थी। पहली क्लॉज कि अमेरिका यहां से चला जाएगा, दूसरा था कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तीसरा था कि प्रिजनर्स को आजाद कर दिया जाएगा, और चौथा था एक रोड मैप बनाया जाएगा। ये जो चौथी क्लॉज थी, इसको इतना अनडिफाइंड कर दिया गया कि जब अमेरिका छोड़ के गया और हालात कंट्रोल से बाहर होते गए तो दोनों पार्टीज ने अपना मसल चेक करना शुरू कर दिया। इसको यूज करते हुए, इसको मिसयूज करते हुए इंडिया ने हमें जिस तरीके से इस वक्त हमें डिफेंडिंग लाइन के ऊपर फेंक दिया है, आप इस तरह सोचें कि जितने ये इस वक्त चल रहे हैं ये ऑटोबॉट्स चल रहे हैं। ये जो आज ट्रेंड चलाया गया है कि सैंक्शन पाकिस्तान, इसके साथ एक और ट्रेंड भी है और मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, वो है नवाज शरीफ वॉज राइट। और एग्जैक्टली 68,000 ट्वीट्स जो है वो सैंक्शन पाकिस्तान पे हैं, तो तकरीबन 50,000 ट्वीट्स नवाज शरीफ और राइट पे भी चल रही हैं। और ऑटोबॉट्स जो इसके पीछे चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा नवाज शरीफ साहब की नीयत खराब होगी या जानबूझ के चलाया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि जो अफगानिस्तान में लोग पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रेंड चला रहे हैं, उन्होंने ही ये ट्रेंड चलाया। यकीनन नून लीग के दोस्तों ने शायद ना चलाया, ना मैं उनकी हुबलवतनी पे एतराज कर रहा हूं। मेरा एतराज ये है कि ये वो नहीं, वो बहुत सारे सपोर्टर्स दोनों ट्रेंड्स के कॉमन हैं, वो मैंने देख लिया था। आपने देख लिया, चले जी, मैं नहीं कहना चाहता था, आई होप कि अब मेरे दोस्त भी समझ जाएंगे। लेकिन अगली बात यह है सर, ये वो सेंसिटिव टाइम है जिसमें तमाम फोर्सेस को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। हमने बड़े तरीके से कहा कि जो गवर्नमेंट कंसेंसस से बनेगी अफगानिस्तान में, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जो मिलिट्री टेक ओवर के जरिए आएगी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी जीत यह है कि 11 अगस्त को, जैसे कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में फरमाया, 11 अगस्त को एक्सटेंडेड ट्राइका की एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें दुनिया की 3 सुपर पावर और चौथा पाकिस्तान होगा, और वहीं पे जाके मेनली डिसाइड होना है कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। जो 10 अगस्त की कल की मीटिंग आ रही है जिसमें नेबरिंग कंट्रीज आ रहे हैं, उसमें यकीनन सिर्फ कार्रवाई होगी, लेकिन जो देखने की चीज है वो है कि अफगानिस्तान का जो एक माइंडसेट है, खासतौर पर वाइस प्रेसिडेंट अमर साले का और हमदुल्ला मोहिब का, जिनसे नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात भी की थी और हमने उसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, आप उससे मुलाकात करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और देखिए कि आज वही हो चाह रहा है कि इंडियन पेड मीडिया और हमदुल्ला मोहिब जो कि इंडियन रॉ एजेंसी के पेरोल के ऊपर है, वही इस चीज को, ट्रेंड को चला रहे हैं और पाकिस्तान को उस नहज पे लेके जा रहे हैं, और दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि ये सारा का सारा किया करा पाकिस्तान का है। हत्ता कि कोई ये नहीं जानता कि जो उनकी अपनी आर्मी थी जिसको वो क्लेम करते थे 3,07,000, आज शायद 1.5 लाख भी नहीं बची। लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा वहां पर कोई फेवरेट नहीं है। सो पॉइंट ये है कि इस दफा मेहरबानी करके अपनी सस्ती शोहरत के लिए, छोटे छोटे पैटी अजाइम के लिए किसी भी दूसरे मुल्क एजेंडे का पार्ट मत बनिए। ये जो इस किस्म के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपकी छोटी सी गलती इस मुल्क को वो उस नहज पे लेके जा सकती है जहां से वापस लाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। सो फॉर गॉड से इस अफगानिस्तान के इशू पे हमें तो यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लातादाद दफा हमारी मीटिंग्स में कहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपने सिलेक्टिंग योर वर्ड्स कि आप अफगानिस्तान के हवाले से क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई फेवरेट है ही नहीं और ना हम किसी की साइड लेना चाहते हैं। कल को अल्लाह माफ करे वहां पे जो भी मामला हो, हम वो मुल्क हैं जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे
बढ़ते जा रहे हैं, और अगर 5 से 10 लाख रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए तो यकीन जानिए हमारे साथ क्या हो सकता है, ये किसी के लिए जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी अली परवेज मलिक साहब, ये इतना सादा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेंड बहुत बड़े पैमाने पे चला है और बहुत सारे चला है, और ये इंडियंस ने, अफगानियों ने, उनके साथ हमारे कुछ पीटीएम वाले भी हैं, वो भी शामिल हैं, यूरोप के अंदर कुछ लिबरल्स बैठे हैं, वो भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान को डैमेज करने वाली चीज़ है। पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तब्दील हो गई थी और पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत होल्ड किया, पॉलिसी बदल दी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत क्लियर थी, हम दहशतगर्दों के साथ इवन लड़े। पीएमएलएन के दौर में भी यही पॉलिसी चलती रही कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान अवाम फैसला करेगी। ये कोई नई चीज नहीं है जो ये वाली हुकूमत कर रही है। इस सारी चीजों में आप सबका वही हिस्सा है। ये सारा काम हर दौर में ऐसे ही हो रहा था। अब क्योंकि अमेरिका निकल रहा है, उसकी नाकामी है, मलबा हम पे डाला जा रहा है। सर, यहां यूनाइट होने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि हम ये ट्रेंड चलाएं कि देखा नवाज शरीफ ठीक कहता था। आज दुनिया भी पाकिस्तान को गालियां दे रही है और पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चला रही है। सैंक्शन लगी तो सर सबको नुकसान होगा। इमरान भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस चीज़ को सिर्फ कनेक्ट कर दूं जो पहले सेगमेंट में गुफ्तगू हो रही थी। जब आप रियासत के इदारे आप इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, तो नफ़रतें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप आपस में बैठ के इस किस्म का जो सेंसिटिव इशू होता है उसके ऊपर भी कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते। क्या मैंने आपसे ये पहले सेगमेंट के अंदर नहीं कहा? तो एक मिनट के लिए अपने रवैये भी तो देख लेना कि जब यहाँ पे इस मुल्क के अंदर कोई भी एग्जिस्टेंशियल चैलेंज आया है, हिंदुस्तान ने आपके ऊपर हमला किया, कश्मीर के ऊपर शब खून मारा, ये अभी जो खित्ते के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल बन रही है, आप मुझे बता दें कि जब सारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी होती है तो किस एक शख्स की कुर्सी खाली होती है? मुझे बता दें, आप मुझे जवाब दे दें। अच्छा, उसके बाद मुझे तो हैरानगी और परेशानगी ये होती है कि इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि सस्ती शोहरत इस चीज़ को कहते हैं कि जो आदमी जिसने इस मुल्क को 3 दफ़ा आपको वज़ीर आज़म रहा, आपको एटमी ताकत बनाया, उसकी हुब्बुल वतनी पे सवाल करते हैं अगर वो अफगान गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे से मिलता है। मुझे बताएं, आपको क्या उनके साथ इंगेज नहीं करना पड़ेगा? जहां तक आज के हुक्मरानों की साबिक कदमी है, वो पहले चाइना के बारे में, बंदा भी वो है ना जो पाकिस्तान को गंदी गालियां दे रहा था, के बारे में क्या कहते थे, वो अफगान गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते थे। इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हुकूमत किसकी है। क्या आप उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे अगर आपने पॉलिटिकल सेटलमेंट वहां पे अचीव करनी है? जितना मर्जी नापसंदीदा वो शख्स, अमेरिका ने इस बंदे का बाइकआउट कर दिया था इसीलिए कि इसने उनके साथ बदतमीजी की थी। पाकिस्तान ने भी इसका बाइकआउट किया, अमेरिका से माफी मांग के ये वापस आया था। पाकिस्तान से माफी तो मांगने दें इसको पहले। आप देखें, मेरी अर्ज सुने, जो सस्ती शोहरत होती है ना, वो इसको कहते हैं कि आप नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होके सिर्फ इसलिए कि आपको अमेरिकन सदर ने फोन नहीं किया, आप वहां पे बैठ के अमेरिका को ललकारें, इस चीज का एहसास ना करें कि अमेरिका ने आपके ऊपर IMF की तलवार भी लटकाई हुई है, FATF की तलवार भी लटकाई हुई है। आप जो मर्जी फैसला करें, अपना इंटरनली कंसेंसस डेवलप करके उसके ऊपर काम करें, पर सस्ती शोहरत के लिए आप मुल्क के जो इंटरेस्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखें, गलत है। मैं तो नहीं आपसे कह रहा कि जी पाकिस्तान को, चलें शैलापा, मैं आपके पास आ जाता हूं ये वाला सवाल लेके। शैलापा, देखिए मामला बड़ा सादा और बड़ा सीधा है कि अफगानिस्तान में पीटीआई की पॉलिसी ऑलमोस्ट वही है जो की पॉलिसी बड़े अरसे से रही है। यही वो चीजें हैं जिनके पीपल्स पार्टी बहुत करीब है कि किसी की लड़ाई का हिस्सा मत बनो और किसी की लड़ाई में हमें कोई दखल नहीं करना चाहिए। लेट देम डिसाइड। वहां के लोग जिसको भी ले आए उसके साथ आप ताल्लुकात बना लो और आलमी सतह पे अपने ताल्लुकात मत बिगाड़ो और किसी की लड़ाई का हिस्सा बन के अपने आप को मार खाने वाली बात है। पाकिस्तान की अब वो पसली तो नहीं है ना, वो इकॉनमी है। तो शैलापा, इस वक्त तो सबको इकट्ठे होकर दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि हमने क्या क्या कुर्बान किया। ये जो शोहदा की लाशें हैं जो हमने उठाई हैं, इनमें बेशतर आपके दौरे हुकूमत में उठाई हैं, कुर्बानियां तो आपकी भी हैं। हमें यह बताना पड़ेगा कि कितनी कुर्बानियां दी हैं। पीएमएलएन के दौर में बच्चों की कुर्बानियां तक दे दी, आपके दौर में आपने अपनी लीडर तक की कुर्बानी देके आप हुकूमत में आए थे। ये सारी कुर्बानियां हमें मिलकर दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमने दी हैं। तो हमें अंडरमाइन ना करें और हमें ब्लेम मत करें अपनी नाकामियों के लिए। देखिए, ये बात आज से नहीं है। 2010 में जब मैं अमेरिका गई तो जो एक स्टडी की जाती है, तो हम करते थे स्टडी कंबाइन करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि हमें पहले इंडो पाक
की पॉलिटिक्स किया जाता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हालात हुए कि हमें पाक और अफगान करने लगे। तो ये एक हमारे साथ मसला रहा। और उस वक्त भी हमारा जो दानिश्वर थे वो ये समझते थे कि अमेरिका का पैसा जो है वो अफ़गानिस्तान में डूब रहा है और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसीज़ गलत हैं, और पीपल्स पार्टी इसको बहुत ज़्यादा समझती थी। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डेथ सेल से ये कहा था कि हमें इसमें साथ नहीं देना चाहिए अमेरिका का, जो रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में फिर ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। बहरहाल अब ये पुरानी कहानी है। असल जो बात है वो ये है कि जब ये हालात शुरू हुए तो हमने देखा कि ईरान ने अफ़गानिस्तान से मामलात सही कर लिए, चाइना ने सही कर लिए, भारत के तो पहले ही अच्छे थे, इतने सारे कांसल खाने उनके वहाँ मौजूद थे। तो सारी बात ये है कि ये उन्होंने बाब दोस्ती बंद कर दिया, हमसे इतनी नफरत और हमारी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा ये सब। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को ये समझना होगा इस वक्त कि ये तो अभी तालिबान ने बंद कर दिया है उनको। देखिए जो हालात हैं उसमें बाब दोस्ती बंद है, ठीक है, बाबे दोस्ती बंद है। तालिबान ने बंद किया उस तरफ से, तालिबान ने अनाउंस भी किया कि हमने बंद किया। नहीं, मैं एक बात नहीं, मेरा कहने का यह है कि हालात ऐसे हैं कि हमें बंद करना पड़ रहा है। एक वक्त वो था कि हम कहते थे कि भारत से हमारी जो लड़ाई है उसमें हमें इस जगह से कोई मसला नहीं है। तो हमारी सिफारतकारी में कहाँ गलती है, क्या मसाइल हैं कि आज जो है आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जहाँ जहाँ से सरहदें मिलती हैं उनसे वो मसला नहीं है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही संगीन वक्त है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान, मैंने ये बताया कि तमाम सरहदों में तालिबान जीत चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सरहद पे तालिबान नहीं जीत पा रहे, बाकी सब तरफ तालिबान जीत चुके हैं। पाकिस्तान की सरहद पे तालिबान कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन इल्जाम फिर भी पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। मैं यही बात कर रही हूं, मेरी बात को इसी तरह समझे कि वहां पे बहुत सारी जगह मज़ाहिमत भी नहीं हो रही है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। हमें ये समझना चाहिए अपने मुल्क में कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। हुकूमत को हम पे मुकदमे बनाती रहे, हम पे मुकदमे बनाती रहे, हमें बुलाती रहे मुख्तलिफ इदारों में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत संजीदा वक्त है। नेशनल एक्शन प्लान पे तो मुल्क में अमल हो, लेकिन इस जगह पे सिफारतकारी को बेहतर करें। और दोबारा से मैं समझती हूँ कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं और कोई एक नेगेटिव बात नहीं जानी चाहिए। ये बहुत हमारे लिए बहुत इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम होने जा रही है। और आज मुहर्रम का चांद भी नज़र आ गया है, और जहां मैं तमाम आलम इस्लाम को और ख़ास तौर पे रसूल खुदा से ताज़ियत पेश करती हूँ नवासे रसूल की, वहाँ मैं समझती हूँ कि आइंदा के हालात पाकिस्तान पे बहुत सख्त हैं। तो पूरी दुनिया को ये देखना होगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं उनसे ज़्यादा हमारी शहादतें इस अनअनाउंस्ड वॉर में हुई हैं, और हम मुस्तकिल हालत जंग में हैं, और उन्हें ये समझना होगा और हमारी कुर्बानियों को समझना होगा। हमने बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए थे, पाकिस्तान के माथे पे से दहशतगर्दी का लेवल उठाया। एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं यही पोजीशन है। लेकिन एक चीज मुझे और पूछनी है जरा पीएमएलएन से मुझे एक चीज पूछनी है कि अफगान सफीर की बेटी के मामले पे सारा मामला खुल गया, एक बड़ी आला सतह ब्रीफिंग भी हुई मिलिट्री क़यादत की जानिब से, और वो लाजमन आप लोगों को भी इस बात का बताया गया होगा। आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, इक़्तिदार में कुछ लोग इस बेख्तलाफ में हैं, लेकिन आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, मामला तो आप तक आते हैं। अफगान सफीर की बेटी अगवा हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, एक मिनट के लिए भी। उसके तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें, तमाम फोरेंसिक एविडेंस, तमाम गवाहान के बयानात और हर चीज़ प्रोवाइड कर दी गई अफगान वफद जो है अफगानिस्तान से, और उनको मुतमईन किया गया। अब वो डिटाई अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक एक जगह पे ले जाके साबित किया गया, इतने बजे यहां थी, इतने बजे यहां थी, ये बंदे को इतने बजे मिली, इसका यहां राब्ता हुआ, फलां फलां जगह पे गई। इवन मोबाइल फोन का जो फोरेंसिक डाटा है वो सब कुछ दिया गया, हर चीज प्रोवाइड कर दी गई है, और साबित किया गया है कि जो वो कह रही थी वो झूठ था। ये लड़की जो है जर्मनी के अंदर असाइलम इसने अप्लाई किया हुआ है और विजिट वीजा पे मौजूद थी यहां पे, और वो भी एक्सटेंड हो गई थी उसकी टाइम भी,
और इसको वहां एक सपोर्ट चाहिए थी और उसके लिए इस किस्म का एक केस इसको बनाना था ताकि जर्मनी में इसको असाइलम मिलने में आसानी रहे। ये है वो सारा गेम। लेकिन देखें, अब मैं ये कहानी मैंने सुनाई क्यों। मामला है अली परवेज मलिक साहब, एक खारजा पॉलिसी का, पाकिस्तान के ताल्लुकात का। इंडिया पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, यूरोपियन मीडिया पाकिस्तान पे उंगलियां उठा रहा है एक झूठे किस्से पर, और पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ये गलत है, पाकिस्तान की हुकूमत भी कह रही है गलत है। लेकिन आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा सियासी मुखालफत में वहां तक गई कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सफीर की बेटी का अगवा हो गया और तुम छुपते हो और तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी। सर, उसका अगवा नहीं हुआ, साबित हो गया है। यानी वो अब आप रियासत पाकिस्तान की बात मानेंगे या आप अफगान सफीर की बेटी की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे आप? इमरान भाई, जो मरियम साहिबा ने जब अपने जलसे के अंदर ये बात की थी, उस वक्त हमारी मीडिया के ऊपर यही खबरें चल रही थी कि उनको अगवा किया गया। पर मैं इस हद तक आपके साथ 100% अग्री करता हूं कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे मेरी अर्ज़ तो सुन लें, और ख़ास तौर पे जिस तरह से इंडिया उसको प्ले कर रहा है, हमें अफगानिस्तान से के ऊपर कोई भी बात करने से पहले बहुत मुहतात होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुकूमत को जब मियाँ नवाज शरीफ साहब NSA से मिलते हैं तो उस मीटिंग के ऊपर भी इस तरह से मीडिया पे आके गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपके जो ऑपोजिशन के लीडरान होते हैं वो नापसंदीदा मुल्कों के लीडरान को भी मिलते हैं। उस बंदे को तो पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है सर। प्राइवेट जहाज के ऊपर नरेंद्र मोदी को मिलने चले गए थे जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कोई यहाँ पे हम इमरान खान साहब की या किसी की पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को बैन तो नहीं किया हुआ था सर। चाहते हैं कि पाकिस्तान के मफादात को सिक्योर किया जा सके। सर मेरी अर्ज सुने, किसने बैन किया? तो ये तो माशाल्लाह सीपेक के बारे में क्या क्या कुछ पहले कहते रहे, ये ट्रंप के बारे में पहले क्या क्या कुछ कहते रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है मिस्ड कॉलिंग और फोन इस आदमी को, हम्दुल्लाह मुहिब को। इसने पाकिस्तान को गालियां दी हैं। खारजा पॉलिसी नजर आए ना कि किस तरफ लेके जाना है। सर मैं आपसे कह रहा हूं, जो नापसंदीदा शख्स है, ये मेरी इसमें रजामंदी नहीं है कि वो वहां पे हुकूमत के अंदर आगे आया है। हम हमसाए अपनी मर्जी से पसंद नहीं करते, हम हमसाए वहां पे आके कौन हुकूमत में आता है कि हमारे बस में नहीं है। पर हमें हर एफर्ट करना है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, और उसके लिए हमें अपनी अना से ऊपर राइज करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को अपनी अना, मेरे ख्याल में हम लोगों से अच्छा हमारा मुकदमा जो है ना, ये इंडिया से अशोक स्वयं हमारा मुकदमा जो है ना, वो इंडिया से ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं हम लोगों से भी। उन्होंने कहा जी कि ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर द तालिबान विक्ट्री इन अफगानिस्तान इज नथिंग फॉर द वेस्ट फाइंडिंग अ scapegoat Taliban's origin from and link with Pakistan is known since 1994, but for 20 years Pakistan has been the frontline ally of the West. Why blame Pakistan now for your failure? ये इंडियन है, ये एक इंडियन कह रहा है कि पाकिस्तान को ब्लेम ना करो, वो तो आपका वेस्ट का पार्टनर रहा इस लड़ाई के अंदर। पुराने पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात थे, सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान वेस्ट के साथ खड़ा हुआ है और अपनी नाकामी का जिम्मेदार आप करार दे रहे हैं किसको? अपनी नाकामी का जिम्मेदार आप करार दे रहे हैं पाकिस्तान को। यह गलत है, यह इंडिया से स्टेटमेंट आया, हमारे यहां पे हम लड़ रहे हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ओनबाज साहब। खान साहब मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूं। मलिक साहब इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनके साथ हमेशा रहती है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिसको ये कम ज़र्फ कर रहे हैं और जिसको ये ज़र्फ वाला कह रहे हैं, मैं उसका कंपैरिजन कर दूं। जिसको ये ज़र्फ वाला कह रहे हैं अपने लीडर को, उनकी थोड़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि हम्दुल्लाह मुहिब से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब ये मट्टी, ये मुल्क मेरी माँ की जगह है। अगर इसको कोई गाली देता है और मैं कहता हूं इस मुल्क को किसी ने गाली दी, मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो ये सबके ऊपर है। तो ज़र्फ वाले ने उससे मुलाकात की जिससे इस मट्टी को गाली दी थी। नंबर 1, मुझे ये इमरान खान साहब को गाली नहीं दी थी, नंबर 1। नंबर 2, आप इनका पास करेक्टर ढूंढ लें। जब भी इनको मौका मिला है, इन्होंने हमेशा बिलो द बेल्ट गए। कारगिल के इशू पे इन्होंने मुल्क को एक्सपोज किया था। मुंबई हमले जब हुए थे, जब वो वहां पे चिश्तिया में या भावलनगर में जब मीडिया ने रिपोर्ट किया था, इन्होंने इस मुल्क की फौज को उस वक्त एक्सपोज किया था। आप एन पीटरसन की कहानी सुन लीजिए, विकीलीक्स में जो लिखती है कि उसमें लिखा था कि नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ने मुलाकात में हमें कहा कि हम अमेरिका पे बड़े खुश हैं कि तुमने जनरल कैनी को इस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया है, इससे इस मुल्क की फौज की इज्जत बढ़ेगी। और एन पीटरसन लिखती है कि मैं हैरान हो गई कि एक मुल्क का वजीर आजम जो 2 दफा वजीर, वो हमारी ताकत को किस लेवल पर सर्टन कर रहा है।
और आखिर में वो लिखती है कि वो कह रहे थे कि मैं रायवेंड में बहुत खौफजदा फील करता हूं, काइंडली अपना अमेरिकन गार्ड्स को भेजें, वहां के चेक करें मेरी सिक्योरिटी। सो ये जर्फ वाले की कहानी है जो मलिक साहब सुना रहे हैं, और मैं एक कम जर्फ की कहानी अपनी सुना देता हूं कि इस शख्स में वाहिद एक मुल्क में एक कौम ऐसा जिसने कहा था कि अगर तुमने हम पे लड़ाई की तो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के अलावा। और जब से पूछा गया कि तुम फौजी अड्डे दोगे तो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब, जंगें इस वक्त जंगों जो है ना सरहदों पे नहीं होती, जंगें अल्फाज से होती हैं, जंगें बॉडी लैंग्वेज से होती हैं, जंगें नैरेटिव से होती हैं, कॉनोटेशन से होती हैं। एक छोटा सा टिड्डा सा मुल्क जो IMF में फंसा हुआ है, फैटफ में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक इश्यूज में फंसा हुआ है, उस मुल्क का वजीर आजम इतने बड़े मुल्क को जब जाके जवाब देता है, चाहे जंग ना भी हो, दुनिया की ताकतें उसको देखती हैं कि यार कितने गैरतमंद लोग हैं कि अभी कुछ हो ना हो, उन्हें कहा जी खबरदार हमसे किसी ने अड्डे मांगे, हम इस जंग में तुम्हारा हिस्सा जितना बन चुके और नहीं बनेगा। ये उस कमजर्फ की जिनको मलिक साहब कह रहे हैं। अब मेहरबानी कर इस कौम को और बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, बहुत बेवकूफ बन चुके। दैट वाज माय स्टैंड सर। चलें, वक्त खत्म हो गया मेरे पास प्रोग्राम का। मैं जब चीज आपको आगाह कर दूं कि मरियम नवाज साहिबा ने जब स्टेटमेंट दिया था अफगान सफीर की बेटी के हक में और यह क्लेम किया था कि वो अगवा हुई है, उससे पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को डिनाई कर चुकी थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बता चुकी थी, इदारे ये बता चुके थे कि ये लड़की अगवा नहीं हुई, इसकी दी हुई मालूमात गलत हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने चूज़ किया कि रियासत झूठ बोल रही है, अफगान सफीर की बेटी सच बोल रही है। और अफगान सफीर की बेटी का सच जो है उसका पूरा पोल अब खुल गया है। क्या इस पर कोई माजरत करेगा? अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।